अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन और इसमें हम पढ़ेंगे रिटर्न एनालिसिस। आई एम योर कोर्स इंस्ट्रक्टर मोहम्मद वाजिद रज़ा। कोर्स का नाम है इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो एनालिसिस। जैसे कि आपको टॉपिक से अंदाज़ा हो रहा है कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन करते हैं तो इसके पीछे हम बहुत से फैक्टर्स के बारे में सोचते हैं जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किए थे। लेकिन उन फैक्टर्स में से एक बहुत ही अहम फैक्टर और जो ज़्यादा बल्कि तमाम इन्वेस्टर के लिए रेलेवेंट है वो है रिटर्न एनालिसिस। क्योंकि जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा मेन मकसद यही होता है कि हम अपने वेल्थ को मैक्सिमाइज करें, हमें इस पे रिटर्न मिले। तो रिटर्न के लिए जो दो बेसिक चीज़ें हैं जो हमें बहुत सीरियस लेनी चाहिए, जिसके बारे में हमें प्लानिंग करनी चाहिए, या फिर हम जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दो चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें मुख्तलिफ फैक्टर्स को देखते हुए उनको एनालाइज करना है, उनको मेजर करना है और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने हैं। तो वो दो चीज़ें हैं रिस्क और रिटर्न। या तो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इसलिए कि आपका रिटर्न मैक्सिमाइज हो जाए, या फिर आपका ये भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाए। अब रिटर्न क्या चीज है? इनकम रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट प्लस एनी चेंज इन मार्केट प्राइस यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंट ऑफ द बिगिनिंग मार्केट प्राइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट। रिटर्न क्या चीज है? जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें अपने पैसे लगाते हैं, तो कुछ अरसे बाद जब वो प्रोजेक्ट आपको रिटर्न्स देता है, तो वो आपके या जो आपको मुनाफा देता है, जो पैसे आपने लगाए हैं उसके बदले जो आपको वो पैसे या इंसेंटिव्स देता है, वही आपका रिटर्न होता है। फॉर एग्जांपल, आपने एक गाड़ी खरीदी है 20 लाख की और वो गाड़ी चढ़ पड़ी है, उसमें सवारियां जा रही हैं, वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो डेली के बेसिस पे उस गाड़ी से जितना आमदन आ रहा है वो एक किस्म का आपका रिटर्न है। या फिर अगर आप एक शेयर खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल 50 रुपये का पेप्सी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, तो 3 महीने बाद या 6 महीने बाद जब पेप्सी कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है, जब पेप्सी कंपनी को मुनाफा होता है और उस मुनाफे में से वो आपको शेयर देते हैं डिविडेंड की सूरत में, तो वो डिविडेंड आपका रिटर्न होता है। अब रिटर्न जो है ये हमें दो तरीकों से मिलता है, या तो ये यील्ड होगा या फिर कैपिटल गेन होगा। We all invest for the sake of returns. The basic objective of any investment is to maximize return and minimize risk. तो ये जो हम कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं कि जब भी हमें रिटर्न मिलता है वो दो तरीकों से, दो कंपोनेंट्स की सूरत में मिलता है। एक यील्ड होता है और दूसरा कैपिटल गेन। फॉर एग्जांपल स्टॉक्स की बात करते हैं, तो जब भी आप शेयर्स खरीदते हैं तो कुछ अरसा बाद उस पे आपको डिविडेंड मिलेगा, तो ये डिविडेंड असल में आपका यील्ड कहलाता है। इसी तरीके से अगर आप बॉन्ड्स खरीदते हैं तो बॉन्ड्स पे कुछ अरसे बाद आपको इंटरेस्ट मिलेगा और वो इंटरेस्ट आपका यील्ड कहलाता है। लेकिन अब ये जो सिर्फ आपको यील्ड मिल रहा है, ये आपका इंटरेस्ट, ये आपका रिटर्न सिर्फ ये यील्ड नहीं है, बल्कि यील्ड के साथ साथ आपको कैपिटल गेन की सूरत में भी रिटर्न मिल सकता है। फॉर एग्जांपल, एक शेयर आपने 50 रुपए का खरीदा है, महीने बाद या क्वार्टरली या सेमी एनुअली बेसिस पे आपको रेगुलरली डिविडेंड मिल रहा है, तो ये डिविडेंड तो आपका रिटर्न है। लेकिन अगर 2 साल बाद इस शेयर की कीमत 50 से बढ़ के 100 हो गई है, तो ये जो 50 रुपए आपको एक्स्ट्रा प्राइस इंक्रीज की सूरत में मिल रहे हैं, ये भी आपका रिटर्न है। तो जब प्राइस में इंक्रीज आता है, जिस चीज़ में आपने इन्वेस्टमेंट की है उसको आप दोबारा सेल कर रहे हैं और वो उससे ज़्यादा कीमत में बिक जाए, तो ये जो प्राइस की सूरत में आपको रिटर्न मिलता है, इसको हम कैपिटल गेन कहते हैं। तो अगर मैं टोटल रिटर्न की बात करूं तो मेरा टोटल रिटर्न फिर क्या होगा? जितना मुझे यील्ड मिला होगा और जितना मुझे कैपिटल गेन मिला है, इन दोनों को जब मैं जमा करूंगा तो ये मेरा टोटल रिटर्न कहलाएगा। तो टी आर इज इक्वल टू डी टी, यहाँ पे लिखा है डी टी से मुराद कि आपको जिस टाइम पीरियड पे डिविडेंड मिल रहा है वो डिविडेंड प्लस प्राइस चेंज। प्राइस चेंज क्या है कि आपकी कीमत में कितना चेंज आ रहा है। तो आपके अपनी कीमत में चेंज किस तरह कैलकुलेट करते हैं? आप पी टी लेते हैं, मतलब आज की कीमत, उससे माइनस करते हैं पी टी माइनस वन। पी टी माइनस वन से मुराद है कल की कीमत, जो कल गुजरा हुआ दिन है उसकी कीमत आज की कीमत से माइनस करते हैं और फिर उसको डिवाइड करते हैं कल की कीमत से। तो जब आप प्राइस चेंज या कैपिटल गेन रिटर्न आप कैलकुलेट करते हैं तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? दैट इज इक्वल टू पी टी माइनस वन डिवाइडेड बाई पी टी माइनस वन। तो टोटल रिटर्न हमारा किस चीज के बराबर होगा? डी, जो डिविडेंड कहलाता है, प्लस आपका जो प्राइस चेंज है।
आइए इस पर एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अली परचेज अ स्टॉक फॉर रिस 6000, एट द एंड ऑफ द ईयर द स्टॉक इज वर्थ रिस 7500। अली वाज पेड डिविडेंड ऑफ रिस 260, कैलकुलेट द टोटल रिटर्न्स। अली ने एक स्टॉक खरीदा है 6000 रुपए का, साल के आखिर में इस शेयर की कीमत बढ़ के 7500 हो चुकी है। इस साल के दौरान अली को 260 रुपए डिविडेंड भी मिला है, तो इसका रिटर्न कितना होगा? टोटल रिटर्न बराबर होगा डिविडेंड प्लस प्राइस चेंज। तो डिविडेंड आपका 260 रुपए है, प्राइस चेंज से मुराद आज की कीमत, तो आज इसकी कीमत 7500 है, माइनस कल की कीमत, जो जिस मतलब कल अगर आप डेली बेसिस पे कर रहे हैं तो कल की कीमत लेंगे, अगर आप मंथली बेसिस पे कर रहे हैं तो पिछली मंथ की कीमत लेंगे, अगर आप ईयरली के बेसिस पे कर रहे हैं तो साल के शुरू में जो कीमत थी, तो यहाँ पे ईयरली क्योंकि एक साल बाद ये बेच रहा है, तो साल के शुरू में इसने ये शेयर खरीदा था 6000 रुपए पे। तो 7500 से हम 6000 माइनस करेंगे और फिर उसको डिवाइड करेंगे 6000 पे, और यहाँ आंसर आ रहा है 0.293। तो अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो ये बनता है 29.3% रिटर्न। तो ये जो अली ने शेयर खरीदा है, 1500 रुपए उसकी कैपिटल गेन आया है, प्राइस में इंक्रीज आया है, और 260 रुपए इसको डिविडेंड मिला है। तो ये दोनों जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो अली ने इस एक साल में 29.3% रिटर्न कमाया है। लेकिन चूंकि ये रिटर्न पिछले साल का था, ये मतलब गुजरे हुए वक्त का है, तो इसलिए हम इसको हिस्टोरिकल रिटर्न्स कहते हैं। तो इस केस में अली का हिस्टोरिकल रिटर्न कितना हुआ? दैट इज 29.3%। अभी अगर मैं कहूं कि जनाब ये तो 2020 में मैं बैठा हूं और पिछले साल में जो ये रिटर्न मिला था, 2021 में रिटर्न कितना होगा? क्योंकि मैं तो इन्वेस्टमेंट फ्यूचर के लिए कर रहा हूं, पास्ट तो गुजर चुका है। तो अगर 2021 में मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो यही कंपनी 2021 में मुझे कितना रिटर्न देगी? अब उसको जो फ्यूचर रिटर्न है, जो आप अगले साल के लिए कह रहे हैं, उसको हम फ्यूचर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स कहते हैं। तो अब फ्यूचर जो रिटर्न्स है उसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि फ्यूचर का किसी को नहीं पता होता। तो फिर हमें कैसे अंदाजा होगा कि 2021 में रिटर्न कैसे हैं? इसके लिए हम सिर्फ प्रिडिक्शन कर सकते हैं, हम अंदाजा लगा सकते हैं, हम मुख्तलिफ कैलकुलेशन से अंदाजा लगा सकते हैं कि 2021 में इस कंपनी का रिटर्न इतना होगा। तो फ्यूचर रिटर्न जब भी हम कैलकुलेट करते हैं उसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए होती है, ताकि हम कहें कि यार इतने परसेंट चांसेस हैं कि 2021 में ये कंपनी हमें इतना रिटर्न देगी। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स क्या है? एक्सपेक्टेड रिटर्न्स असल में फ्यूचर रिटर्न्स होते हैं जो हम प्रिडिक्ट करते हैं, और प्रिडिक्शन के लिए हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए होती है। यहाँ पे मैंने एक बात लिखी है कि मोस्टली वी रेफर टू द हिस्टोरिकल रिटर्न एज द फ्यूचर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। क्योंकि फ्यूचर को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो अगर मैं 2021 में पेप्सी कंपनी के रिटर्न्स प्रेडिक्ट करना चाहूँ तो इसके लिए मैं क्या करूँगा? इसकी मैं पास्ट परफॉर्मेंस देखूंगा, पहले पिछले 5-10 साल की परफॉर्मेंस देखूंगा, उससे फिर एवरेज निकालूंगा। तो सपोज अगर पिछले 10 साल में पेप्सी ने 10% रिटर्न दिया है, तो मैं कह सकता हूँ कि यार चूंकि पिछले 10 सालों में मुसलसल इसने 10% रिटर्न दिया है, या फिर इसका एवरेज रिटर्न 10% आ रहा है, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि 2021 में भी ये 10% रिटर्न देगा। लेकिन चूंकि ये फ्यूचर है तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा इजम्पशंस लेने होंगे। मतलब हम कहेंगे कि अगर मार्केट की यही हालत रही, अगर पेप्सी कंपनी ऐसे ही परफॉर्म करती रही, अगर कोई जंग ना चढ़ा, टेररिज्म ना हुआ, मार्केट क्रैश ना हुआ, तो ये जो मुख्तलिफ अगर है इसको हम इजम्पशंस कहते हैं। तो जो अगर ये इजम्पशन होल्ड करते हैं तो फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 2021 में भी ये 10% रिटर्न देगा। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि अक्सर कैलकुलेशंस के दौरान हम जब फ्यूचर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स कैलकुलेट करते हैं तो वो हम पास्ट रिटर्न से करते हैं, पास्ट रिटर्न्स कैलकुलेट करके उन्हीं को हम फ्यूचर रिटर्न्स कह देते हैं। अब अगर मैं फ्यूचर एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना चाहूँ तो उसके लिए मुझे दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। पास्ट में इस कंपनी की परफॉर्मेंस क्या रही है, हिस्टोरिकल रिटर्न्स, और फ्यूचर में कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि यही रिटर्न हमें प्रोवाइड करेगा। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न को हम ER से डोनेट करते हैं, और ये बराबर है समेशन x मल्टीप्लाइड बाई P ऑफ x। x से मुराद है आपके रिटर्न्स जो आपको पास्ट में मिले हैं, जो अभी हमने कैलकुलेट किए, और P ऑफ x से मुराद है कि इस कितने परसेंट चांसेस है कि यही रिटर्न होगा। तो अगर पिछले कंपनी ने पिछले 10 साल में 10% रिटर्न दिया है और आप कहते हैं कि 100% चांसेस हैं कि ये 2021 में भी 10% रिटर्न देगा, तो आप अगर इस फार्मूले में पुट करेंगे तो 2021 में भी ये 10% आएगा। लेकिन अगर आप प्रोबेबिलिटी करते हैं कि 50% चांसेस हैं, तो फिर ये 50% चांस से मुराद कि ये आधे चांसेस है कि इतना ही रिटर्न देगा। तो अगर पिछले 10 सालों में इसने 10% रिटर्न दिया है तो फिर 2021 में आप कहेंगे कि ये 5% रिटर्न देगा। एक एग्जांपल देखते हैं। इफ यू न्यू अ गिवन इन्वेस्टमेंट हैड a 50% चांस ऑफ अर्निंग रिटर्न ऑफ रेस 10,
a 25% chance of earning a return of 20 and there is a 25% chance of bearing a loss of 10%. What is your expected return? अब आप एक इन्वेस्टमेंट को देख रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि हो सकता है वो 10% रिटर्न कमाए अगले साल में, लेकिन इस बात के चांसेस 50% है। हो सकता है ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करे और ये 20 रुपया कमाए, लेकिन 20 रुपया कमाने के इसके चांसेस थोड़े से कम है, ये 25% चांसेस है। और फिर आप कहते हैं कि ये भी हो सकता है कि ये कंपनी 10 रुपया नुकसान करे और इस नुकसान के चांसेस कितने हैं? 25% चांसेस हैं। तो देखिए अभी आपने मुख्तलिफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ले लिए हैं। 50% चांसेस आपने रेसिडेंस फायदे को दे दिए हैं, 25% चांस आपने 20 रुपये फायदे को दे दिए हैं और 25% चांस आपने 10% लॉस को दे दिए हैं। तो अभी आप 2021 में या फिर जो अगला साल है इसमें आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न कितने होंगे उसको हम अभी कैलकुलेट करते हैं ये ऊपर वाले फार्मूले से। तो रिटर्न आपने कितने सिनेरियोज रखे हैं? या तो 10 रुपया कमा सकता है या 20 रुपया कमा सकता है या -10 रुपया, क्योंकि ये 10 रुपया लॉस भी कर सकता है। इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 10 रुपये कमाने की प्रोबेबिलिटी है 50%, 20 रुपये कमाने की प्रोबेबिलिटी है 25% और 10 रुपये लॉस की प्रोबेबिलिटी है 25%। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने से ये जो तीसरे कॉलम में वैल्यूज है ये आएंगे और फिर चूंकि फार्मूले में समेशन था तो जो ये तीसरे कॉलम के वैल्यूज हैं इनको हम ऐड करेंगे तो ये 7.5 बन रहा है, जिससे मुराद है कि 2021 में या फिर अगले साल में ये कंपनी 7.5% रिटर्न देगी। इस तरीके से हम फ्यूचर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स कैलकुलेट कर सकते हैं। याद रखिएगा जब भी आप फ्यूचर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स की बात करते हैं आपके पास प्रोबेबिलिटी का होना जरूरी है। Relative returns क्या है? So the relative return is the difference between absolute returns achieved by the investment and the return achieved by a benchmark. बेंचमार्क क्या चीज है? बेंचमार्क एक ऐसा इंडेक्स है जिसके साथ आप कैलकुलेशन आप कंपैरिजन करते हैं। सपोज मैं कहता हूं कि मेरी इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, मैंने 10 रुपया का 10% रिटर्न्स कमाए हैं, लेकिन हो सकता है उस वक्त पाकिस्तान का जो ओवरऑल मार्केट है उसमें रिटर्न 25% कमाया गया हो, तो फिर तो मेरे रिटर्न अच्छे नहीं हुए। जहां पे मैंने रिटर्न किया है वो तो बड़ा कम है क्योंकि उसने मुझे 10% रिटर्न दिए हैं। तो एक इन्वेस्टमेंट के अच्छे या बुरे होने का हमें तभी पता चलता है जब हम इसको एक बेंचमार्क के साथ कंपेयर करें। बेंचमार्क क्या चीज़ है? ये एक ऐसा इंडेक्स, एक ऐसी चीज़ जिसके साथ आप अपने इन्वेस्टमेंट की कंपैरिजन कर सकें, उसको हम बेंचमार्क कहते हैं। तो रिलेटिव रिटर्न क्या है? रिलेटिव रिटर्न कहते हैं जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है उस पे जो हकीकत में रिटर्न आया है वो रिटर्न और जो बेंचमार्क पे रिटर्न आया है उन दोनों के डिफरेंस को रिलेटिव रिटर्न कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द रिटर्न ऑन ए स्टॉक में बी 8% ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। दिस में साउंड रादर हाई। हो सकता है एक स्टॉक में आपने इन्वेस्टमेंट किया हो और वो आपको 8% रिटर्न दे रहा हो और आप सोच रहे हो कि ये तो बड़ा अच्छा रिटर्न मिला है मुझे 8%, लेकिन अगर उसी वक्त आप देखें तो इफ द रिटर्न ऑन द डिजिग्नेटेड बेंचमार्क इज 20% ओवर द सेम पीरियड ऑफ टाइम देन द रिलेटिव रिटर्न ऑफ द स्टॉक इज इन फैक्ट 12%। तो अगर उसी वक्त आप बेंचमार्क को भी देखें और उसके रिटर्न 20% आ रहे हैं तो यहां से हमें अंदाजा चल रहा है कि हमारे इन्वेस्टमेंट की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। इस केस में आपकी रिलेटिव परफॉर्मेंस कितनी होगी? 12% आपकी रिलेटिव परफॉर्मेंस होगी। एक और तरह के भी रिटर्न होते हैं जिसे हम इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न कहते हैं, चूंकि हम फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो सपोज आपने एक जगह इन्वेस्टमेंट की है 10 साल पहले और वहां से आपको 5% रिटर्न मिला है, तो यूं तो बज़ाहिर आपको लग रहा होगा कि मैंने पैसे कमा लिए हैं, लेकिन इन 10 सालों में पैसे की कदर भी गिरी होगी, चीज़ों की कीमतें भी इंक्रीज हो चुकी होंगी। तो जो आपने रिटर्न कमाया है क्या वो सिर्फ वो इन्फ्लेशन को कंपेंसेट कर रहा है? इससे मुराद है कि जितना मार्केट में प्राइस ऊपर गए हैं तो क्या आपके इन्वेस्टमेंट ने सिर्फ उसको कंपेंसेट किया है या उसके अलावा भी आपको कुछ रिटर्न्स दिए हैं? तो जब हम इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स की बात करते हैं तो वो ये रिटर्न होते हैं जिसमें से हम इन्फ्लेशन रेट निकाल लेते हैं, इसीलिए हम इसको रियल रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं। अभी अगर आप कहते हैं कि पिछले 8 सालों में मैंने 8% रिटर्न कमाया है, लेकिन इन्हीं 8 सालों में मार्केट में 5% इन्फ्लेशन आया है, तो फिर तो आपका रिटर्न 8% नहीं हुआ, क्योंकि 8% में तो 5% आपका इन्फ्लेशन को कंपेंसेट कर रहा है। तो इस केस में आपका रियल रिटर्न जो है वो 3% है। तो ये जो 8% आप कह रहे थे इसको हम नॉमिनल रिटर्न कहते हैं और ये जो 3% है इसको हम फिर रियल रिटर्न कहते हैं। इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न या फिर रियल रिटर्न जो है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इस जो आपका रिटर्न है उसके साथ 1 ऐड करते हैं, फिर हम इसको डिवाइड करते हैं 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट पे और फिर आखिर में इससे -1 कर देते हैं, तो हमें ये रियल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करके दे देता है।
एग्जाम्पल, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 7%, इन्फ्लेशन रेट इज 3%, व्हाट इज इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स? तो अगर आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये 4% रिटर्न आ रहा है। एवरेज रिटर्न्स क्या चीज है? सपोज आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, महीने के शुरू में शेयर्स खरीदते हैं, महीने के आखिर में बेचते हैं, तो आपको रिटर्न कैसे मिलेगा? आप PT-PT-1 डिवाइडेड बाई PT-1 से अपना प्राइस चेंज पता करेंगे, तो आपको आपके मंथली रिटर्न्स मिल जाएंगे। तो अगर एक साल के लिए आप देखते हैं तो आप हर महीने अपने रिटर्न्स कैलकुलेट करेंगे तो आपको 12 रिटर्न्स मिल जाएंगे। अब अगर मैं कहूं कि पूरे साल की रिटर्न्स मुझे कितने मिले हैं, अब मेरे पास तो 12 फिगर्स होंगे, जनवरी का अलग, फरवरी का अलग, मार्च का अलग, तो पूरे साल के मुझे कितने रिटर्न मिला है, एवरेज रिटर्न। तो इस केस में अगर मैं पूरे साल की परफॉर्मेंस देखना चाहूं तो मैं एवरेज लूंगा। जो मंथली रिटर्न मुझे मिले हैं उनको मैं एवरेज करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि इस साल मैंने कितनी एवरेज परफॉर्मेंस की है। तो एवरेज हम नॉर्मली दो तरीकों से लेते हैं, या तो हम अरिथमेटिक मीन लेते हैं या फिर हम ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं। तो इन दोनों केसेस में आपका आंसर सही है, आप दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये राइज होता है कि अरिथमेटिक मीन ज्यादा अच्छा है या ज्योमेट्रिक मीन ज्यादा अच्छा है। तो arithmetic mean returns the simple average of annual returns, best estimate of expected returns each year. Geometric mean is the average return, the compound annual return of an investor who bought and held the stock at T years. अब इसमें एक बहुत टेक्निकल बात है। एरिथमेटिक मीन नॉर्मली हम यूज करते हैं तो इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे आप कोशिश करें कि एरिथमेटिक मीन यूज ना करें। क्यों? क्योंकि एरिथमेटिक मीन जस्ट चीजों को, जो आपके ऑब्जर्वेशन है उनको जमा कर देता है और फिर उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड कर देता है। तो अगर आपके डेटा में एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन होंगे तो उससे आपके अरिथमेटिक मीन्स के रिजल्ट्स खराब आ सकते हैं, आपके अरिथमेटिक मीन के रिजल्ट डिस्टॉर्ट हो सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट में चूंकि हम जब पैसे कमाते हैं तो फिर हम उसको आगे इन्वेस्ट करते हैं, मतलब जनवरी में हमने इन्वेस्टमेंट किया, उसका रिटर्न कैलकुलेट किया, तो जो पैसे हमें मिले हैं उसको हम दोबारा इन्वेस्टमेंट करते हैं फरवरी के लिए, फिर फरवरी की रिटर्न को लेके हम दोबारा इन्वेस्ट करते हैं मार्च के लिए। तो इसको कंपाउंडिंग इफेक्ट कहते हैं। तो ये जो अरिथमेटिक मीन होता है ये कंपाउंडिंग इफेक्ट को कैलकुलेट नहीं कर सकता, ये जस्ट रिटर्न्स को ऐड करके फिर उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड करेगा और आपको एक एवरेज देगा। तो ये कंपाउंडिंग इफेक्ट इग्नोर कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसा एवरेज निकालें जिसमें आपका कंपाउंडिंग इफेक्ट भी आए आपके इन्वेस्टमेंट में, तो फिर आप हमेशा ज्योमेट्रिक मीन यूज करें, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन की ये खासियत है कि ये आपको एवरेज निकाल के देगा लेकिन कंपाउंडिंग इफेक्ट को मद्देनजर रख के देगा। अब अगर आप अब अगर आपकी एक इन्वेस्टमेंट है पूरे साल के लिए, जिस तरह मैंने कहा, अब आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हर महीने उसके रिटर्न कैलकुलेट करते हैं, तो साल के आखिर में आपको 12 फिगर्स मिल जाएंगे रिटर्न्स की। तो अगर आप इन दोनों की एवरेज रिटर्न्स लेते हैं अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन से, तो इन दोनों के एवरेज रिटर्न्स मुख्तलिफ होंगे। अरिथमेटिक मीन कुछ और बता रहा होगा, ज्योमेट्रिक मीन्स कुछ और बता रहा होगा। तो अगर इन दोनों में डिफरेंस ज्यादा है तो ये भी इस कंपनी का एक किस्म का रिस्क बता रहा है कि जो रिटर्न्स है ये रिस्की है। लेकिन हकीकत पसंदाना रिटर्न्स आपको ज्योमेट्रिक मीन से ही मिलेंगे और ये मैं आपको एक्सेल में करके इंशाल्लाह बता दूंगा। अब अरिथमेटिक मीन अच्छा है या ज्योमेट्रिक मीन अच्छा है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला मैंने पिछले स्लाइड पे बता दिया है। अगर आपने ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है तो वो इस फार्मूले से कैलकुलेट होगा जो ये यहाँ सामने आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे आर क्या है? आर आपके रिटर्न्स हैं, तो जनवरी के रिटर्न्स हम R1 लेंगे, फरवरी के R2, मार्च के R3 और इस तरह जितने टाइम पीरियड होंगे वो हम उसके रिटर्न्स कैलकुलेट कर लेंगे। फिर ये जो ब्रैकेट के आखिर में आपको 1 डिवाइडेड बाई टी नजर आ रहा है, तो टी असल में आपके टाइम पीरियड्स हैं। तो अगर आप 12 टाइम पीरियड के रिटर्न्स ले रहे हैं तो टी आपका 12 होगा, अगर आप 20 टाइम पीरियड ले रहे हैं तो टी आपका 20 होगा। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला ये यहाँ पे सामने दिखाया गया है। ये बड़ा सिंपल फार्मूला होता है। इसमें आप क्या करते हैं, जितने आपके रिटर्न्स हैं, ये A1, A2, A3 ये आपके मंथली रिटर्न्स हैं, इनको आप ऐड करें और n पे डिवाइड करें। तो अगर आप 12 मंथ्स का कर रहे हैं तो n आपका 12 होगा, 20 मंथ्स का कर रहे हैं तो n आपका 20 होगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं। The arithmetic mean is not an appropriate method for calculating average return. Consider investment returns. For example, suppose you have invested your savings in the financial market for 5 years. कह रहा है कि मिसाल के तौर पर आपने अपने एसेट्स फाइनेंशियल मार्केट्स में लगाए हैं 5 साल के लिए और हर साल आपको
रिटर्न्स मिले हैं। पहले साल आपको 90% रिटर्न मिला था, दूसरे साल 10%, तीसरे साल 20%, चौथे साल 30% और आखिरी साल आपको लॉस हुआ था -90%। तो अगर अब आप कहेंगे कि इन 5 सालों में मेरी एवरेज परफॉर्मेंस कितनी है, तो या तो आप अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे या फिर आप ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आप अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं तो वो कैसे होगा, 90% प्लस 10% प्लस 20% प्लस 30% माइनस 90% डिवाइडेड बाय 5। ये आप करेंगे तो आपको इससे आंसर मिल जाएगा 12%, which appears at first glance to be impressive, but it's not entirely accurate। अब ये जहां पे ये 12% दिखा रहा है, यूं तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि चले फिर भी हमने 12% रिटर्न पिछले 5 साल में कमा लिया है, लेकिन अगर आप हकीकत में इस एग्जांपल को देखेंगे तो ये हकीकत के करीब नहीं होगा, ये गलत होगा। इंशाल्लाह एक्सेल में मैं आपको ये सिखा दूंगा। ये क्यों गलत है, क्योंकि ये सिर्फ पूरे 5 साल के रिटर्न्स को इसने सिंपली ऐड कर दिया है और फिर 5 पे डिवाइड कर दिया है। इसने कंपाउंडिंग इफेक्ट को नजर नहीं रखा। प्लस इन्वेस्टमेंट में ये भी होता है कि जब आप पैसे कमाते हैं तो अगले साल वो दोबारा आप इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जब आपको लॉस होती है तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए फिर आपको उससे दुगना रिटर्न कमाना होता है। तो अरिथमेटिक मीन इन चीजों को इग्नोर कर रहा है। अभी अगर हम ज्योमेट्रिक मीन की बात करें तो ज्योमेट्रिक मीन क्या करता है, तो ज्योमेट्रिक मीन इज एस्टिमेटेड बाय टेकिंग द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर एंड रेजिंग इट टू द इनवर्स ऑफ द लेंथ ऑफ द सीरीज। टू डू दिस वी एड 1 to each number to avoid any problem with negative percentages। अब ये ज्योमेट्रिक मीन में जो r के साथ 1 ऐड करते हैं, ये हम इसलिए ऐड करते हैं कि जहां पे लॉस हुआ है वहां पे नेगेटिव नंबर्स आएंगे, तो उनको डील करने के लिए हम फार्मूले में 1 लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका जो एग्जाम्पल था 90%, 10%, 20%, 30% और फिर 90% लॉस, इसको अगर हम ज्योमेट्रिक मीन से करते हैं तो ये इस तरीके से होगा। वैल्यूज आप देखिए, अब 90% को इसने 1.9 क्यों कहा है, क्योंकि 90% अगर आप लिखते हैं तो ये 0.90 होता है। तो जब 0.90 के साथ आप 1 ऐड करेंगे तो ये 1.9 हो जाएगा। इस तरह 10% आपका आता है 0.10, इसके साथ जब 1 ऐड करेंगे तो ये 1.1 आ जाएगा। इन शॉर्ट आप ये सारे वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं और फिर डिवाइडेड होल 1 डिवाइडेड बाई 5 हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 5 साल है। तो यहाँ से जब मैंने इसको कैलकुलेशन किया तो द रिजल्ट गिव्स ए ज्योमेट्रिक एवरेज रिटर्न ऑफ -20%। यहाँ से अब ज्योमेट्रिक मीन बता रहे हैं कि जनाब आपने इन 5 सालों में 20% लॉस किया है, और वहां पे अरिथमेटिक मीन बता रहा था कि आपने 12% प्रॉफिट किया है। तो देखिए दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है। लेकिन इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि जब आप इसको एक्सेल में करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ज्योमेट्रिक मीन का जो -20% लॉस बता रहा है यही करेक्ट बता रहा है, और अरिथमेटिक मीन जो हमें 12% प्रॉफिट बता रहा था वो असल में गलत था। इंशाल्लाह एक्सेल में इसको करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। क्लास में आप इतना सीखें कि एवरेज रिटर्न निकालने के लिए हम अरिथमेटिक मीन भी यूज कर सकते हैं, ज्योमेट्रिक मीन भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो चूंकि इन्वेस्टमेंट में हम अपने रिटर्न्स को दोबारा मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है, तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आप अपने परफॉर्मेंस को जियोमेट्रिक मीन से कैलकुलेट करें। अगर किसी ने अरिथमेटिक मीन से कैलकुलेट किया है तो आप उनसे कहें कि काइंडली आपको जियोमेट्रिक रिटर्न्स भी कैलकुलेट करके दें, जहां से आपको रियलिस्टिक एस्टिमेट का पता चल सकेगा। थैंक यू सो मच। रिटर्न्स में इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह इसको हम एक्सेल में करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर यूट्यूब चैनल्स जो यहाँ पे 2 चैनल्स के नाम लिखे हैं यहाँ जाके कमेंट्स करें। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं